उत्तरकाशी के इसी चिलक्यारा टनल में 17 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ते रहे 41 वो श्रमजीवी जिन्हें अब यहां से अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन उसके बाद चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए ऋषिकेश ले जाया गया है। ऋषिकेश एम्स में वो इस वक्त एडमिट हैं और ये तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे न्यूज 18 इंडिया पर, किस तरह से उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उन्हें ऋषिकेश में एम्स में एडमिट करवाया गया है। हालांकि यहां से टनल से जब वो बाहर निकले थे उन्होंने खुद ये स्वीकार किया कि वो पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। हालांकि 17 दिनों तक वो इस टनल के भीतर रहे थे, एक अंधेरी कोठरी की तरह। हालांकि लाइट का वहां इंतजाम जरूर था, लेकिन उन्होंने सूरज की रोशनी नहीं देखी थी। लेकिन उनके स्वास्थ्य पर जबकि नजर बनाकर रखने की हिदायत दी गई थी, सलाह दी गई थी, अब वो इस वक्त ऋषिकेश एम्स में भर्ती हैं। कुछ तस्वीरें भी हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। ऋषिकेश एम्स में वो 41 श्रमजीवी, वो मजदूर जो ये टनल के निर्माण में लगे हुए थे, लेकिन दीपावली की रात से ही, दिन से ही फंस गए थे। 17 दिनों तक लगातार मशक्कत के बाद उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था। इस वक्त ऋषिकेश एम्स में उनकी मौजूदगी है और दरअसल बताया यह गया है मेडिकल जांच पड़ताल के बाद में कि अभी क्योंकि 17 दिनों तक वो सूरज की रोशनी से दूर थे, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाकर रखनी होगी और अगले 48 से 72 घंटे यानी 2 से 3 दिन तक, जब कल उन्हें रेस्क्यू किया गया था, उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा, उनकी मॉनिटरिंग करनी होगी, उनके स्वास्थ्य की जांच पड़ताल। और ये उनकी मॉनिटरिंग के वक्त की ही तस्वीर है ऋषिकेश एम्स से, जो इस वक्त हमारे दर्शकों के सामने है न्यूज 18 इंडिया पर। ऋषिकेश एम्स उन्हें चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट कराकर ले जाया गया। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त ऋषिकेश में ही मौजूद हैं। दीपक बिष्ट, किस तरीके की जानकारी मिल पा रही है? उन्होंने तो खुद कहा कि हम पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, लेकिन एम्स ऋषिकेश में लाने की आखिर वजह क्या है और क्या वहां की ताजा स्थिति इस वक्त है? देखिए प्रशांत, सबसे बड़ी चीज़ यही है क्योंकि जो आप कवरेज कर रहे थे, देर रात जिस तरह से उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था, उसके बाद जो पहले के 17 दिन थे वो काफ़ी गंभीर रहे थे उनके लिए, क्योंकि उस दौरान ऑक्सीजन लेवल में भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ा था और आंखों की रोशनी या फिर गले या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उन सब में कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ा था। और इसी वजह से एम्स के अंदर बेहतर उपचार है, इलाज है और यहाँ पर बेहतर डॉक्टरों का पैनल है जो इस वक्त देख रेख कर रहा है और इसी वजह से इन सभी को यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। ईएनटी के हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स जो है वो उन पर नजर रखे हुए हैं, साथ में जो न्यूरो और दूसरे डॉक्टर्स हैं उनकी टीम भी उन्हें लगातार मॉनिटर कर रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आंखों की रोशनी में फर्क पड़ता है, 2-3 दिन बाद, कुछ घंटे के बाद परेशानी होनी शुरू होती है, बॉडी में सांस लेने में कोई तकलीफ अगर उनको होती है तो उसके लिए उन्हें यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और इसलिए जब तक एम्स की क्लीन चिट नहीं मिल पाती तब तक वो यहाँ पर रहेंगे। लेकिन अभी कुछ देर पहले हमारी कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से बात हुई तो उनका यही कहना था कि वो डॉक्टर से मिले हुए हैं और उनसे बात करके आए हुए हैं। साथ ही ये देखा जा रहा है कि जो भी मजदूर, जो भी वहां पर कामगार थे, वो सब बेहतर तरीके से बातचीत कर रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन फिर भी एम्स के डॉक्टरों की टीम जो है उन पर मॉनिटरिंग कर रही है और काश उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द उन्हें यहाँ से वापस अपने घरों को भेजा जाएगा। लेकिन उससे पहले जो मेडिकल टीम है वो पूरी तरह पर फौरी तौर पर एक प्रकार से चेकअप कर लेगी, तो उसके बाद ही उन्हें यहाँ से भेजा जाएगा। और कुछ देर बाद जो एम्स ऋषिकेश की टीम एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बताएगा कि उनकी कंडीशन किस तरह की है, क्योंकि 41 लोगों को यहाँ पर लाया गया है और उनकी कंडीशन पर कुछ देर पर ब्रीफिंग होगी, तो उसमें साफ तौर पर खुलकर मेडिकल स्टाफ जो है वो डॉक्टर्स की टीम है वो बात करेगी। प्रशांत, और ये सबसे खास बात भी है कि इस तरह के वहां पर हालात बने हुए हैं। दर्शकों को हम वो तस्वीर भी दिखाएंगे किस तरह से 17 दिनों तक जिंदगी की एक बड़ी जंग लड़ी गई और इस टनल से उन्हें रेस्क्यू करके इसी टनल से तकरीबन 1.5 घंटे की दूरी पर एक 41 बेड का अस्पताल बनाया गया था। वहां उनके स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग हुई है और उसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट करके चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए एम्स ऋषिकेश ले जाया गया है। दरअसल जो स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि अभी क्योंकि कुछ दिनों तक के ये सूरज की रोशनी के संपर्क में नहीं थे, इसलिए मॉनिटरिंग इनके स्वास्थ्य की बहुत जरूरी है और इसीलिए अभी 48 से 72 घंटे, 2 से 3 दिनों तक इनके स्वास्थ्य पर बहुत पैनी निगाह रखनी होगी। भले ही वो अपने जज्बे के साथ, उत्साह के साथ ये कह रहे हों कि वो पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी अब प्रशासन ने, सरकार ने उठाई है। लेकिन एक और बड़ी जिम्मेदारी थी कि आखिर उन्हें रेस्क्यू कर बाहर कैसे सुरक्षित लाया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मशीनों को लगाया गया, कई बार कामयाबी, कई बार नाकामी के लम्हे भी सामने आए, लेकिन आखिरकार जीत जिनके हाथों से लगी वो हैं रेट माइनर्स, यानी कि हाथों से खुदाई करके रास्ता बनाने वाले और अपने इन 41 मजदूर साथियों तक
सुरक्षित पहुंचने वाले और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने वाले। ऐसे ही रेड माइनर से हमने बात की तो उस शख्स से भी हमने बात की जिसने इस टनल में चलाया आखिरी हथौड़ा, और आखिरी हथौड़ा चलाते ही जैसे एक छोटा सा सुराग बना, उसने तुरंत वहां पर जंप लगा दी और मिला अपने उन साथियों से। लेकिन क्या है उसका कहना इस पूरे मिशन के बारे में, आप भी सुनिए। कुछ देर पहले बात हुई। 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने में जिन योद्धाओं ने सबसे अहम भूमिका निभाई वो है रेड माइनर्स, जो इस वक्त हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। इन्हें सबसे बड़ा श्रेय दिया जा रहा है क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो जाने के बाद हाथों से इन्होंने खुदाई की है और इन्होंने 41 जिंदगियां बचाई है। आप उन्हीं में से थे जिन्होंने खुदाई की? क्या नाम है आपका? नासिर। नासिर, आप खुदाई करके उन मजदूरों तक पहुंचे थे। कितनी बड़ी वहां जगह थी खुदाई करने के लिए जो आप खुदाई कर पा रहे थे? 800 mm। 800 mm की, यानी खड़े होकर के आप गैती कुदाल पावड़ा चला पा रहे थे? नहीं, 800 mm लगा लो, कितना होता है 800 mm उसका टोटल अंदर वर्क था। यानी आप घुटनों के बल बैठ करके ये खुदाई कर रहे थे। और 1 घंटे में कितनी खुदाई आप आगे कर पा रहे थे? 1 घंटे में 1.5 मीटर। जी। और 3 घंटे में पूरा पाइप अंदर कर देते हम 3 मीटर। 3 मीटर का ये पाइप पूरा 3 घंटे के अंदर आप कर दे रहे थे 1-1 मीटर का। और ये सबसे अहम बात भी है, इसमें आप खासतौर पर एक्सपर्टीज रखते हैं, आपके एक माहिर हैं इस काम में। जिस तरह से बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गई और उसके बाद इस तरह के योद्धा को जब याद किया जाता है, कैसा महसूस हो रहा था? टनल के भीतर घुसने से पहले क्या जज्बा आपका था? सर, घर से जिस टाइम में निकला था तो एक बार बच्चों ने मना भी किया था, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी वाइफ ने भी बोला कि हुआ उतने फंसे पड़े हैं, तुम जाके क्या करोगे? तो मैंने उनसे कहा, पापा से भी कहा, मैं निकाल सकता हूँ उन्हें अगर आप इजाजत दें। जब ये जज्बा आपका था? मैंने कि मुझे मेरे लीडर ने याद किया है, मेरे वकील हसन भाई ने मुझे याद किया है, उन्हें और मिला है ये मौका निकालने का। ये खुशकिस्मती मानते हो? तो बस मैं उसी पे चला आया। उसके बाद सबने हंसी खुशी विदा किया। उसके बाद पर कल मेरे पास सुबह में बच्चे का मेरे का फोन आया था जी कि पापा आ जाओ। मैंने कि बेटे अभी नहीं, क्या अभी निकले नहीं है? कि नहीं। तो मेरा बच्चा कहता है 4-7 साल का है मेरा लड़का, तो उसने कहा कि पापा अब निकाल के ही आना। यानी परिवार के सदस्यों ने, छोटे बच्चे ने भी अपने पिता का ढांढस बताया कि आप एक ऐसे मिशन पर हो जो नेक काम है। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। बहुत ज्यादा हौसला अफजाई की घर वालों ने भी जी कि निकाल के आओ। लेकिन जब ये खुदाई आपने शुरू की, आप खुद वो मशीन चला रहे थे, उन तक पहुंच रहे थे, क्या दिल में था? क्या कभी ये मिशन नाकाम होगा या फिर मैं अब ये जीत हासिल करके लौटूंगा? नाकाम वाला तो सर दिमाग और दिल बिल्कुल बाहर था कि नाकाम होना ही नहीं देना है, हर हालत में पार करना है। बस एक जज्बा ऐसा था कि बस पहुंचने ही वाले हैं। एक बार तो हमें पहुंचने से पहले ही हम पहुंचे नहीं और उससे पहले तालियां बज गई बाहर के पहुंच गए। तो उस टाइम बहुत खुशी का माहौल था जिस टाइम हम पहुंचे थे। और अंदर बहुत अच्छा वेलकम किया हो जब उस टाइम अंदर गए थे हम जी। उनके पास जो स्टॉक था खाने का, पानी, ड्राई फ्रूट वगैरह, वो सारी चीज सफिशिएंट थी। हाँ। लेकिन अब जो दर्शक हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि जब सभी की धड़कनें रुकी हुई थी, आप मेहनत कर रहे थे बिना खाए पिए, भूखे प्यासे, आखिरी हथौड़ा, आखिरी मशीन किसने चलाई जिसने वो होल तैयार कर दिया और वो पहुंच गए? ये मैंने चलाई। ये जाबाज आप ही है? सबसे पहले जी। मैंने। और ये मोनू, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोनू है। आप भी खुदाई में शामिल थे? जी। तो उन मजदूरों तक पहुंचने वाले आप 2 योद्धा हैं और आर्मी के जवानों की भी तैनाती थी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान। तो आप लोगों ने खुदाई शुरू की। कितने मीटर की टोटल खुदाई आप लोगों के हाथों से हुई है? 18 मीटर सर। 18 मीटर आप लोगों ने खोदा है? 18 और इसके लिए आपने कुल वक्त कितना लिया? 26 घंटे सर। 26 घंटे। काम क्या बीच में सो गए थे, रेस्ट करना पड़ा? कुछ ऐसा जो आम लोगों को मौका मिलता है, दिन में काम करो, रात को सो जाओ? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई रेस्ट नहीं, कोई स्टॉप नहीं। 26 घंटे नॉन स्टॉप भूखे प्यासे आप काम करते रहे? नहीं, खाना तो पहुंच रहा था, साथ में खाना भी खा रहे थे, पर काम नहीं रोक रहे थे? काम नहीं रुक रहा था सर, काम तो रुका ही नहीं है बिल्कुल भी। खाना वाना सब वहीं पे पहुंचा है। हाँ। हमें एक कदम बस इतना भी नहीं चलना पड़ा है, खाली फ्रेश होने के लिए यहाँ आना पड़ा है, बाद बाकी वहाँ से नहीं हटे हैं हम। लेकिन जब वो आखिरी हथौड़ा चलने वाला था, उससे पहले धड़कनें तो आपकी भी बढ़ी होगी कि आखिर कब मैं अपने मजदूर भाइयों तक पहुंच जाऊं, मेरे आखिरी हथौड़े से छेद हो जाए और उनको गले लगा लूं। क्या सीन हुआ था जब आखिरी हथौड़ा चला, वो बताइए। अब कुछ है नहीं, प्रूफ नहीं है। बिल्कुल, वो तो आपकी जुबान से ही सामने आ सकता है। प्रूफ नहीं है कि इतनी जगह थी कि सिर्फ मेरा हेड निकला था, मैंने उतने ही में से मैं अंदर चला गया। मेरे पीछे ये भी ऐसे ही उतनी हमने जगह उसके बाद ही की है, पहले उनसे मिलने के बाद। यानी आपने सीधे थोड़ी सी जगह से भीतर छलांग लगा ली। जैसे ही वो लोग आपसे मिले, आप उनसे मिले, क्या माहौल था, क्या रिएक्शन? बहुत खुशी का माहौल था सर। और ताली बज गई अंदर, बहुत खुशी से अंदर बहुत हल्ला मच गया, सारे लोगों ने बहुत ताली बजाई, हमें उठा लिया। और वाकई आप इसके हकदार हैं। हाँ जी। जी।